आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि क्या है, कैसे उदाहरण है एक, और आर्थिक विकास ये कैसे उदाहरण है, वैसे संकीर्ण अवधारणा। और वो आर्थिक समृद्धि के अंदर क्या देखा जाता है, ओनली फॉर ग्रोथ। इसके अंदर क्या देखा जाता है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी देखा जाता है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम, जीडीपी, जीएनपी ये देखते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, ये है खुशहाली, ये सारी चीज़ें किसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर ओनली क्या ज़रूरी है, कैसे, हाँ, ओनली फॉर विकसित देशों, ये विकासशील देशों के लिए। ये कौन सी अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा। ये कौन सी है, गुणात्मक अवधारणा। ये एक है ओछी संकीर्ण अवधारणा, और यह कैसी एक वृहद अवधारणा, व्यापक अवधारणा, ब्रॉड कंसेप्ट। और कौन सा है, क्वांटिटिव है या क्वालिटेटिव है, क्वालिटिव आर्थिक विकास। तो फिर है पुअर्टी, गरीबी। गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, जब व्यक्ति को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रति आर्थिक संसाधन नहीं, उसे क्या कहते हैं, गरीबी। और बुनियादी आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पोषण युक्त भोजन, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संसाधन। गरीबी गणना की विधि को क्या कहा जाता है, हेड काउंट मेथड। भारत में गरीबी का आकलन एक व्यक्ति के आधार पर किया जाता है, परिवार के आधार पर। परिवार में कितने लोग लेते हैं हम, 5 व्यक्ति लेते हैं गरीबी का आकलन। और आय के आधार पर करते हैं कि व्यय के आधार पर, उपभोग पर किए गए व्यय के आधार पर, एक्सपेंडिचर पर, किसके ऊपर, कंजक्शन पर किए गए एक्सपेंडिचर के आधार पर। बुनियादी आवश्यकताओं खरीदने के लिए आवश्यक धन के आधार पर गरीबी रेखा क्या किया जाता है, निर्धारण। गरीबी रेखा का निर्धारण करता कौन है, नीति आयोग। पहले कौन करता था, गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए क्या कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। जिन परिवारों का उपभोग गरीबी रेखा से नीचे होता है उन्हें क्या कहते हैं, और जिनका ऊपर होता है उन्हें एपीएल। एनओ सर्वेक्षण में 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, कौन कौन सी, यूआरपी, एमआरपी और एमएमआरपी। यूआरपी क्या है, यूआरपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, समान संदर्भ अवधि। और एमआरपी, यूआरपी के अंदर तो क्या देखा था, पिछले 30 दिनों का खर्च देखा जाता है। एमआरपी के अंदर पिछले 30 दिनों के साथ साथ 365 दिनों का खर्च, जिसके अंदर क्या देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये देखते हैं। एमआरपी के अंदर 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन का पूरा खर्चा देखते हैं। 7 दिन के अंदर तो क्या देखते हैं, सब्जी उब्जी, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें देखते हैं, अंडे, ब्रेड व्रेड। 30 दिन के अंदर क्या देखते हैं, रेंट देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं, वाटर बिल देखते हैं, गैस बिल देखते हैं, और क्या देते हैं। फिर 365 के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते, ये सारे किसके अंदर देखते हैं, 365 के अंदर। आजकल किस विधि का प्रयोग करते हैं हम, एमएमआरपी का। किसका, एमएमआरपी का। भारत में गरीबी मापन का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले गरीबी का मापन देखें तो सबसे पहले गरीबी का मापन किसने किया भारत के अंदर, दादा भाई नौरोजी ने। कब किया, 1867 और 68 के अंदर। उन्होंने 1901 के अंदर एक किताब लिखी, क्या, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर दूसरे नंबर पर किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया, 1938 के अंदर। उसने 3 चीज़ें बताई कि मतलब गरीबी परिभाषा क्या बताया, रोटी, कपड़ा, मकान क्या आवश्यक है। फिर तीसरे नंबर पर कौन आया,
1969 के अंदर 1962 के अंदर एक विशेष समिति बनी, क्या बनी? एक विशेष समिति बनी। फिर बाद में 1971 के अंदर कौन आया? VM दांडेकर एन रथ समिति। इसने क्या किया? पहली बार कैलोरी आधारित क्या किया जाए? गरीबी की गणना की जाए। कितनी गणना की? इन्होंने 2250 से इस व्यक्ति को क्या मिल रही है? कैलोरी मिल रही है। वो व्यक्ति क्या नहीं है? गरीब नहीं है। इसके बाद के अंदर कौन बना? इसके बाद के अंदर क्या? वाई के अलग समिति। क्या? अलग समिति। इन्हें अलग कर दिया क्या? शहरों का और ग्रामीण का। शहर के अंदर कितनी कैलोरी होता है? 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 2400। और क्या एडवाइस दी? एक किसके अंदर आप पोषण भी युक्त करो, ऐसा नहीं कुछ भी खा के कैलोरी ले रहे हैं। अच्छी। फिर बाद के अंदर क्या आया? 1993। इसके अंदर क्या बनी? टिट्टी लकड़वाला समिति। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव कैलोरी जो भी दी है गरीबी की उसको जांचना कि ये सही है या नहीं है। तो उसने जांच करके क्या पाया कि ये क्या है? सही है। इसका क्या करो? तुम उपयोग करो। लेकिन क्या करो? राज्य आधारित कर दो। क्या कर दो इसको? राज्य आधारित क्या निकालो? ये निकालो। देश के आधारित पर मत निकालो। फिर बाद के अंदर कौन सी 2005 आ जाता है। उसके अंदर कौन सी समिति बनती है? सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या बनती है? सुरेश तेंदुलकर समिति क्या करती है? इसकी आलोचना करती है बड़े लेवल पर कि ये क्या आजकल क्या बन गए? पैमाने चेंज हो गए, तुम कौन से पिछले पैमाने में लगे हो, ये सारी आलोचना करती है। फिर बाद के अंदर ये अपने वो देती है। उसके अंदर क्या बताते हैं कि एक परिवार को एक महीने के अंदर कितने खर्च करने चाहिए? 5000 रुपये। कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों के अंदर। और एक व्यक्ति को एक महीने के अंदर 1000 रुपये। और वैसे देखे तो एक दिन के अंदर 33 रुपये क्या होने चाहिए? खर्च करने चाहिए। वो आदमी क्या नहीं है? गरीब नहीं है। फिर बाद के अंदर शहरों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4080 रुपये। कितने? 4080 रुपये खर्च करें, जिसके अंदर एक आदमी 816 रुपये और एक दिन के अंदर 27 रुपये खर्च करें। लेकिन बाद के अंदर ये दे दिया। बंद गरीबी कितनी निकल के आई? 2005 के अंदर गरीबी कितनी थी? 21.9। कितनी थी? 21.9। 2005 के अंदर तो 34.5 और 2011-12 के अंदर 21.9। फिर बाद के अंदर देखें कौन सी समिति बनी? रंगराजन समिति 2012 के अंदर। इसने क्या अपनी रिपोर्ट दी और क्या किया? इनकी संख्या को बढ़ा दिया। क्या कर दिया इसको? इसने बताया 7080 रुपये खर्च करने चाहिए। एक आदमी कितने रुपये खर्च करे? 7080 रुपये। फिर बाद के अंदर ये देती। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितने करे? 4850 इतने रुपये खर्च करे। बाद में ये कह दिया, उन्होंने आंकड़ा दिया। लेकिन इनके ऑफिशियल आंकड़ों सरकार ने क्या माना? क्या डिनाई कर दिया मानने से। तो हमारे पास जो ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो कब के? 2005 के, जिसके अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी कितनी? 21.9। चलो फिर बाद के अंदर क्या है? गरीबी के कारण फिर है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। इसका निर्धारण कौन करता है? सबको पता है गरीबी का निर्धारण कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। तो इसका भी कौन करेगा? नीति आयोग ही करेगा। और 2021 में से पहली बार क्या किया गया? प्रकाशित। इसकी गणना परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का प्रयोग करते हैं। क्या निकालने के अंदर? गरीबी का। नेशनल
मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकालने, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। और कौन निकालता है ये? नीति आयोग। कौन निकालता है? नीति आयोग। 2021 में से पहली बार क्या किया गया? पहली बार प्रकाशित किया गया। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? यूएनडीपी से। कहाँ से ली गई? यूएनडीपी से, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो निकालता है कौन सा? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। वहीं से हमने क्या ले लिया? ये वहीं से हमने सारी चीज़ें उठा ली और इसको क्या नाम दे दिया? नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। और दो चीज़ें हमारी नई जोड़ दी। इसके अंदर कितने सूचकांक और कितने आयाम हैं? 3 आयाम और 12 सूचकांक हैं। स्वास्थ्य के अंदर हम क्या देखते हैं? पोषण, बाल किशोर एवं मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, मातृत्व स्वास्थ्य। कितनी चीज़ें देखते हैं? एक तो पोषण देखते हैं, फिर बाद में क्या देखते हैं? बाल एवं किशोर मृत्यु दर। फिर बाद में क्या देखते हैं? एक प्रसव पूर्व देखभाल। क्या देखते हैं? प्रसव पूर्व देखभाल। और यूएन के सूचकांक के अंदर क्या नहीं है? प्रसव पूर्व देखभाल। फिर देखते हैं हम एजुकेशन। एक तो देखते हैं स्कूल की शिक्षा वर्ष और स्कूल के अंदर उपस्थिति। फिर जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? पक्का घर देखते हैं, विद्युत की आपूर्ति देखते हैं, स्वस्थ पेयजल देखते हैं, भोजन पकाने का ईंधन देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, परिसंपत्तियाँ देखते हैं, बैंक का खाता जैसे यूएनडीपी इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या देखते हैं? एक तो पक्का घर देखते हैं, बिजली का कनेक्शन देखते हैं, मतलब गैस का कनेक्शन, स्वास्थ्य देखते हैं, और क्या देखते हैं? परिसंपत्तियाँ देखते हैं, स्वच्छ जल होना चाहिए और बैंक के अंदर खाता होना चाहिए। और स्वास्थ्य के अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए? 3 चीज़ें। एक तो क्या होना चाहिए? पोषण होना चाहिए, बाल एवं किशोर मृत्यु दर और प्रसव पूर्व देखभाल। ये 3 चीज़ें देखते हैं। और फिर बाद के अंदर शिक्षा के अंदर क्या देखते हैं हम? शिक्षा के अंदर 2 चीज़। एक तो वर्ष के उपस्थिति कितने दिन रह रहे, और फिर बाद के अंदर कितने दिन गए प्रेजेंस। एक तो स्कूली शिक्षा के वर्ष देखते हैं और क्या देखते हैं? एक डायमेंशन। फिर एमपीआई रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य। इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का क्या किया जाता है? प्रयोग। क्या निकालने के लिए? एमपीआई निकालने के लिए। और भारत में बहुआबादी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 में कितनी हुई? 24.85 से घटकर कितनी आ गई? 2019-21 के अंदर 14.96%। और गिरावट कितनी आई इसके अंदर? 9.8%। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कितनी है? 19.28 कितनी है? 19.28। शहरी क्षेत्रों के अंदर 5.27। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी कितनी है? 19.28 और शहरी क्षेत्रों के अंदर 5.27। फर्स्ट पर कौन है? केरल, जिसके कितना है? 0.55% गरीबी। अंतिम बिहार के अंदर 33.76%। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? बिहार के अंदर 33.76%। राजस्थान कितने नंबर पर आता है? 10वें नंबर, 15.31 और 33.76, 0.55। वैश्विक जीवन स्तर पर गरीबी का आकलन ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। गरीबी रेखा कितने रुपये होने चाहिए? एक आदमी कितने रुपये खर्च करना चाहिए दिन? $2.15 पर डे। एशियन डेवलपमेंट कितने बताता है? $1.51। वर्ल्ड बैंक कितने बता रहा है? $2.15। एशियन बैंक $1.51। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की शुरुआत कब हुई है? 2010 के अंदर। भारत के अंदर 2021 के अंदर। मतलब इसके आंकड़े निकाले ना नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कब से स्टार्ट किया हमने? 2021 से किया। और फिर बाद के अंदर वैसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स शुरुआत कब हुई है?
2010 के अंदर। इसके अंदर दो चीज़ मिल के निकालते हैं इसको, एक तो यूएनडीपी, एक ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। कौन कौन से निकालते हैं, एक तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक क्या निकालती है, एक ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड पुअर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दो मिलके क्या निकालते हैं इसको। और इसकी गणना करने के 3 आयाम होते हैं। 10 संकेतों का क्या किया जाता है, प्रयोग। 3 आयाम वही होते हैं, बस 2 को उठा दो। कौन से हैं 2, एक तो बैंक और एक प्रसव पूर्व देखभाल। जनसंख्या के पास क्या होता है, एक तो होती है निर्धन, एक गैर निर्धन, पूर्व और नॉन पूर्व। और निर्धन के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के अंदर बांटते हैं, तो चिरकालिक और एक अल्पकालिक निर्धन। चिरकालिक को कितने के अंदर बांटते हैं, 2 के अंदर, एक तो सदैव निर्धन, एक सामान्यतः निर्धन। सदैव निर्धन तो हमेशा गरीबी रेखा क्या करेंगे, नीचे जीवन यापन करेंगे। सामान्यतः निर्धन क्या करेंगे, गरीबी रेखा के नीचे भी क्या करेंगे, तो फिर बाद में कभी कभी क्या ऊपर आ जाना, नीचे। फिर चक्रीय निर्धन मतलब ऐसे मतलब कभी अमीर कभी अमीर। फिर अनियमित निर्धन जो आदि के अंदर कभी क्या है, कभी कभी क्या जटिल, ये सब से। क्या है सापेक्ष गरीबी, क्या है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की परिभाषा क्या, जिसमें व्यक्ति की संपत्ति और गुणात्मक, तो आय, इनकम एंड कैपिटल, अपनी पूंजी या संपत्ति का क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी। अपने इनकम और प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इसमें आर्थिक असमानता का क्या लगाया जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या लगाया जाता है, पता। इसका आर्थिक असमानता का पता। आय और संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और आर्थिक असमानता का क्या लगाया जाता है, पता। इसे मापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग में लोरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लोरेंज वक्र का। लोरेंज वक्र क्या होता है, ये 45 डिग्री के ऊपर क्या होती है, एक समानता की क्या होती है, लाइन होती है। अगर समानता की लाइन से जितनी भी दूर हटते जाएंगे उतने ही क्या है, असमानता गरीबी की रेखा करते जाएंगे। जिसके अंदर 0 का मतलब क्या है, पूर्ण समानता, और 1 का मतलब क्या है, पूर्ण असमानता। क्या है, पूर्ण असमानता। इसके अंदर क्या होता है, ये कौन सा भाग होता है, छायांकित भाग। छायांकित भाग कौन सा भाग होता है, गरीबी का भाग। मतलब देखते हैं, इसमें से छायांकित भाग देखना हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, बाद के अंदर क्या आ जाएगी, गरीबी की भाग है। तो यह वक्र जनसंख्या के बीच आय के वितरण को क्या करता है, दर्शाता है। 45 डिग्री पर खींची गई रेखा समानता की रेखा कहलाती है, अर्थात जनसंख्या के बीच आय का समान वितरण। परंतु ये क्या है, आदर्श रेखा। व्यवहारिक रूप से ऐसा कभी होता है क्या, पूर्ण समानता हो सकती है क्या, नहीं होती। व्यवहारिक रूप से देश में लोरेंज वक्र समानता की रेखा एक्सिस पर होता है। जिस देश का लोरेंस वक्र समानता की रेखा से दूर होता है उसमें इतनी असमानता होती है। गिन्नी गुणांक क्या होता है, छायांकित क्षेत्रफल। क्या होता है गिन्नी गुणांक, छायांकित क्षेत्रफल। यह लोरेंज वक्र का क्या है, गुणांक रूप है। इसका मूल्य 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 0 का होता है पूर्ण समानता, 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। जिस देश का गिन्नी गुणांक अधिक होता है उसकी असमानता भी क्या होती है, अधिक होती है। और ये कौन सा भाग है, छायांकित भाग। कौन सा भाग है, छायांकित भाग। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गिन्नी गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, गिन्नी गुणांक। गिन्नी गुणांक है, गिन्नी गुणांक जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी होगी। क्या होगी, उतनी असमानता होगी। और इस छायांकित क्षेत्र से हम क्या निकालते हैं, गरीबी का प्रतिशत, कि गरीबी कितनी, यहाँ पे कितनी असमानता है। छायांकित क्षेत्रफल में से हम कुल क्षेत्रफल में से क्या निकालते हैं, छायांकित क्षेत्रफल निकाल दे तो बाद के अंदर क्या आ जाएगा, गिन्नी गुणांक। क्या आ जाएगा, गिन्नी गुणांक। फिर गरीबी के कारण क्या है, औपनिवेशिक शासन है, बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, कौशल का अभाव है, जनसंख्या का विस्फोट है, मुद्रास्फीति है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, कुपोषण है, और क्या है, सामाजिक भेदभाव। गरीबी स्वयं भी क्या एक गरीबी का कारण है। वित्तीय समावेशन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की सरकारी योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं होना, सामाजिक कुरीतियाँ, मादक पदार्थ, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित
आपदाएं, युद्ध, महामारी। कौन कौन से कारण हैं? मुद्रास्फीति, कुपोषण, गरीबी खुद कारण है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वित्तीय क्योंकि आर्थिक समावेशन और आर्थिक समृद्धि होती है, वो गरीबी कैसे होगी? मुद्रा। और फिर बाद के अंदर क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वित्तीय समाधान, सामाजिक सुरक्षा, मतलब सामाजिक कुरीतियाँ। क्या? सामाजिक कुरीतियाँ। ये सारे क्या है? गरीबी के क्या कारण? राजनीति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या कमी, ये सारे क्या है? गरीबी के कारण। फिर हम देखते हैं गरीबी के निवारण के उपाय। भारत में गरीबी निवारण को के दो मुख्य अवधारणा है। एक तो रिसाव सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। कौन सी है? ट्रिकल डाउन, जिसे किस सिद्धांत को किसने दिया है? डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। इसने क्या बताया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आधारभूत ढांचे के ऊपर क्या करो? खर्च करो। आज जैसे आप क्या करोगे? आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या करोगे? खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, तो बाद के अंदर क्या होगा? निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आकर्षित होगा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? आकर्षित। जैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा तो बाद में क्या होगा? तो बाद के अंदर रोजगार सृजित होगा। रोजगार सृजित होगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो गरीबी का क्या होगा? निवारण होगा। ये कौन सा सिद्धांत है? ट्रिकल डाउन थ्योरी। किसने दी? डॉक्टर जगदीश भगवती और अरविंद पनगड़िया। इनकी पुस्तक है वाई ग्रोथ मैटर। इसके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढांचे पर क्या करना चाहिए? अधिक आर्थिक सुधारों को क्या करना चाहिए? लागू, जिसमें निवेश को क्या किया जाए? आकर्षित किया जा सके, रोजगार के नए अवसर क्या किए जाएँ? सृजित तो निवेश बढ़ने की सरकार भी क्या होगा? राजस्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। अल्पकाल में इस वृद्धि में क्या हो सकती है? असमानता बढ़ सकती है, परंतु दीर्घकाल में गरीबी का निवारण किया जा सकता है। फिर एक होता है प्रत्यक्ष निवारण। इसके समर्थक कौन है? एक तो अमर्त्य सेन और एक जॉन द्रेज। क्या? वो क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें क्या कर दो? फ्री के अंदर बांट दो। अगर पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे दो, खाने की ज़रूरत है तो खाना दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो। लेकिन भारत कौन सी? दोनों चीज़ों का क्या करता है? प्रयोग। कभी कभी फ्री भी देता है तो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता है? लागू। इनकी पुस्तक है एक अनसर्टेन ग्लोरी। अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस। अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस। अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? प्रत्यक्ष सहायता। इसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या चलाए जाए? कार्यक्रम, जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना। सरकार को सामाजिक आधारभूत ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल। वर्तमान में उपयुक्त दोनों विधियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर बुनियादी अवधारणाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं? क्या करेगी? अब याद करो, जैसे वो इंडेक्स याद करो जिसके अंदर पहले क्या था? पहले क्या था? अरे पुअर्टी वाला, जिसके अंदर मतलब कौन कौन सी योजना चल सकती हैं। एक तो स्वच्छता के लिए क्या चला दिया? स्वच्छ भारत मिशन। क्या? स्वच्छ भारत मिशन। फिर गैस के लिए उज्ज्वला योजना। फिर जल के लिए जल शक्ति मिशन। फिर हम देखें कंक्रीट हाउस के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। बैंक के लिए जनधन योजना। रात के अंदर और क्या था इसके अंदर? स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना। और चिरंजीवी योजना। ये रास्ता में चलाएंगे।
और हाउस हो गई। फिर आंगनबाड़ियों के लिए सक्षम आंगनबाड़ी योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत, समग्र शिक्षा के लिए क्या चला दी, एक तो नई शिक्षा और समग्र शिक्षा, ये क्या हो गई, योजना हो गई। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो अन्न दिया। एक पोषण के लिए पीएम पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी, पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम सौभाग्य, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा, नई शिक्षा नीति, ये क्या हो गई, योजनाएं हो गई। हम क्या देखेंगे, बेरोजगारी, क्या देखेंगे, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जनसंख्या, अब देख दो, एक तो क्या होती है, पॉपुलेशन। जनसंख्या के अंदर हम बांटते हैं किसको, जैसे पॉपुलेशन को हम बांट देंगे, एक तो किसके अंदर, लेबर फोर्स, और एक नॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को भी हम दो जगह बांटें, एक तो क्या है, वर्कर्स, और एक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट, हर कोई अनएम्प्लॉय, बेरोजगार हर कोई हो जाता है क्या, हर कोई नहीं होता। जो क्या हो, एक तो एबल टू वर्क हो और विलिंग टू वर्क हो, कार्य करने के योग्य और कार्य करने का इच्छुक हो, उसे क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। हर किसी को ही नहीं कहते, कोई मुद्दा उठा के आ जाए इसका मतलब वो बेरोजगार नहीं है, चाहे वो काम करने का इच्छुक ही नहीं, वो बेरोजगार हो सकता है क्या। श्रम बल का वह भाग जो कार्य करने का क्या है, इच्छुक भी है और कार्य करने के योग्य भी, परंतु फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा, उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। बेरोजगारी को मापने के लिए एनओसी के द्वारा क्या क्या किया जाता है, आवधिक श्रम बल सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया जाता है। आवधिक श्रम बल, यह वार्षिक क्या सर्वेक्षण L1 है, एनुअल क्या है, सर्वे है, जिसकी शुरुआत कब हुई है, 2017 के अंदर। किसकी, आवधिक श्रम बल की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS की, किसकी, PLFS की। इसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष क्या आती है, प्रतिवर्ष क्या आती है, इसकी रिपोर्ट आती है, किसकी, PLFS की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और इस सर्वे के अंदर मुख्य कितने संकेतों का प्रयोग किया जाता है, 3 का। एक तो क्या होता है, श्रम बल की भागीदारी। श्रम बल की भागीदारी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, ऊपर तो लिख लेंगे हम श्रम बल, फिर बाद में देख लेंगे हम पॉपुलेशन गुणा 100, फिर बाद के अंदर क्या गया, कामगार जनसंख्या का अनुपात, तो ऊपर तो लिख देंगे हम कामगार, और फिर बाद के अंदर देखेंगे पॉपुलेशन गुणा 100। फिर एक देखते हैं बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर, ऊपर तो हम ले लेंगे बेरोजगार, नीचे ले लेंगे लेबर फोर्स, और बाद के अंदर क्या दे देंगे हम 100 का गुना। तो कामगार जनसंख्या का अनुपात, एक है बेरोजगारी की दर, और एक है ऊपर एक है श्रम बल, लेबर फोर्स। या लेबर फोर्स निकालना हो, या अनएम्प्लॉयमेंट की क्या निकालनी हो, रेट निकालना हो, या वर्कर्स का क्या निकालना हो, अनुपात। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 के लिए तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, और फिर बाद 1 के अंदर किसको करते हैं, बेरोजगारी की दर। हर कोई बेरोजगार थोड़ी होता, तो उसके अंदर बेरोजगार कितने के अंदर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, जो क्या मिल रहा है लेबर फोर्स के अंदर, जो क्या कार्य करने का इच्छुक है उनके अंदर ही तो क्या निकालेंगे, बेरोजगारी की दर निकालेंगे। तो ऐसे इन तीनों संकेतों की गणना ग्रामीण, शहरी तथा पुरुष व महिलाओं के लिए की जाती है। किसके लिए, इन तीनों संकेतों की गणना किसके लिए की जाती है, ग्रामीण, शहरी, पुरुष एवं महिलाओं के लिए की जाती है। बेरोजगारी की गतिविधि की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित की कितनी श्रेणियों के अंदर बांटा जाता है, 4 श्रेणियों के अंदर बांटा है। इसके अंदर एक तो होती है सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेट। सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी क्या होती है, एक वैसे व्यक्ति जिसे पूरा साल क्या नहीं, पूरे वर्ष भर में अपने स्किल के अनुसार क्या नहीं मिला, रोजगार नहीं मिलता, उसे क्या कहते हैं, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी। एक होती है सामान्य प्रमुख सहायक बेरोजगारी की अवस्था, उसके अंदर क्या होता है, कोई व्यक्ति 1 साल तक काम नहीं मिला, मतलब अपने स्किल से भी नीचे वाला काम नहीं मिला, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य प्रमुख सहायक बेरोजगारी की अवस्था।
फिर बाद के अंदर तीसरे नंबर पर है साप्ताहिक बेरोजगारी की 7 अवस्था, दिन के भीतर जिसके अंदर व्यक्ति को पूरे सप्ताह क्या नहीं मिला, काम नहीं मिला। फिर एक दैनिक अवस्था बेरोजगारी की, दैनिक अवस्था के अंदर व्यक्ति को एक सप्ताह के अंदर 2-3 दिन काम मिल जाए और बाकी के दिन क्या नहीं मिलना, काम नहीं मिलता। ये कितने बेरोजगारी की गतिविधि की स्थिति के आधार पर कितने स्थितियों के अंदर बांटा जाता है, 4 के अंदर। तो बेरोजगारी को किसके अनुसार, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर स्थिति के आधार पर कि उनकी क्या क्या स्थिति है। अगर उन्हें पूरे साल काम नहीं मिल रहा तो किसके अंदर आते हैं, वो सामान्य अवस्था के अंदर। और पूरे साल काम नहीं मिला, अब अगर मतलब स्केल से भी नीचे वाला काम नहीं मिला तब कोई सामान्य, प्रमुख अवस्था और सहायक सब्सिडरी के अंदर, यूजुअल प्रिंसिपल, सब्सिडरी, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टेज। और ऊपर लिखे हैं यूजुअल प्रिंसिपल, स्टेट, और फिर बाद के अंदर वीकली अनएम्प्लॉयमेंट स्टेज, और फिर बाद के अंदर क्या है, डेली रेंट। तो सारे हो गए। फिर बाद के अंदर हम देखते हैं कौन सी, और PLF क्या निकालता है बेरोजगारी का, क्या PLF, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, क्या पीरियोडिक लेबर फोर्स आवधिक श्रम बल सर्वे। बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो कौन सी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है। एक चक्रीय बेरोजगारी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रोथ और मंदी, मतलब क्या होता है बेरोजगारी की मतलब क्या, समृद्धि और मंदी के कारण क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, तब तो क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब भी क्या आती है, मंदी आती है, तब क्या रोजगार नहीं मिलता। तो बेरोजगारी का ऐसे क्या चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। फिर हम देखें कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी, संरचना, स्ट्रक्चर बेरोजगारी, जिसके अंदर क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गए हैं, बड़े परिवर्तनों, क्या हो गए हैं, बड़े परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे 1991 में हमने क्या कर दिए, आर्थिक सुधार कर दिए, बाद के अंदर हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले तो हम क्या करते थे, उद्योग धंधे इतने लगाते नहीं थे, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करते थे। बाद के अंदर हमने क्या लगाए, उद्योग धंधे लगाए, जिसके अंदर उद्योग धंधे लगाए तो जो लोग थे पहले तो मतलब उनको मशीनों का कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन बाद के अंदर उद्योग धंधों के अंदर क्या हुआ, जाना पड़ा। तो वहाँ के अंदर जो व्यक्ति क्या कर रहे थे, पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, अब वो क्या नहीं बन पाए, वहाँ पे वर्कर नहीं बन पाए, तो क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए, ऐसे हो जाए। फिर बाद के अंदर थे कौन सी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, एक समय विशेष के अंदर क्या है, रोजगार मिलना और मतलब बाद के अंदर रोजगार नहीं मिलना, उसे क्या कहते हैं, मौसमी, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर बाद के अंदर क्या होता है, घोषणात्मक बेरोजगारी, फिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति पिछले अपने वाले पहले वाली मतलब जॉब को छोड़ देता है, नई वाली जॉब की क्या कर रहा होता है, तलाश कर रहा होता है। इन बीच के दिनों के अंदर, इन बीच के दिनों के अंदर इसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। फिर बाद के अंदर कौन सी बेरोजगारी है, प्राकृतिक बेरोजगारी। कौन सी है, प्राकृतिक बेरोजगारी के अंदर हम देखते हैं एक तो संरचनात्मक बेरोजगारी और एक रचनात्मक बेरोजगारी। व्यक्ति के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गए हों, बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं और व्यक्ति पिछली वाली छोड़कर अगले वाले की क्या कर रहा हो, तलाश भी कर रहा हो। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी। फिर बाद के अंदर देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी के अंदर क्या हो जाए, बड़े परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, बड़े परिवर्तन हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए। बड़े परिवर्तन मतलब रोबोटिक्स आ जाए, तो ये तकनीक के अंदर क्या हो गई, बड़े परिवर्तन हो गए। अब मनुष्य की जगह क्या करने लग जाए, रोबोट काम करने लग जाए, तो बेरोजगार मतलब व्यक्ति क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। और बच गए कुछ, और क्या, एक अल्प बेरोजगारी। क्या होती है अल्प बेरोजगारी, किसी व्यक्ति को अपने स्किल से नीचे वाला कार्य मिल जाना, उसे क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी। एक होती है परछन बेरोजगारी। क्या होती है, परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी के अंदर क्या होता है,
उसका उत्पादन योगदान नहीं है उसमें। व्यक्ति क्या करता है, काम तो करता है लेकिन उसका जो उत्पादन होता है उसके अंदर उसका कोई योगदान नहीं होता। पर यार ये किसके अंदर देखते हैं हम, कृषि के अंदर सर्वाधिक देखते हैं। फिर है बेरोजगारी के कारण। क्या है बेरोजगारी के कारण? बेरोजगारी के कारण है गरीबी, कृषि पर अति निर्भरता, कृषि का पिछड़ापन। भारत में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। परंतु सेवा क्षेत्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में क्या रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए गए, इसलिए भारत को जॉबलेस ग्रोथ पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉबलेस ग्रोथ पॉपुलेशन। गरीबी है, कृषि पर क्या है? अति निर्भरता है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। औद्योगिक क्षेत्र का क्या नहीं है? पर्याप्त विकास नहीं हुआ, जिसके कारण क्या नहीं हुआ? रोजगार नहीं है। और शिक्षा का क्या है? अभाव। कौशल का क्या है? अभाव। आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उद्यमिता का अभाव, इंटरप्रेन्योरशिप का अभाव, लेस ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या क्या है? अधिक है, परंतु क्या है? रोजगार प्रदान करने वालों की संख्या क्या है? कम है। इसे क्या कहते हैं? उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप। वित्तीय समावेशन, आधारभूत ढांचे का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, तकनीकी के अंदर परिवर्तन। तो क्या है बेरोजगारी के कारण? एक तो क्या है? गरीबी है, अशिक्षा है, क्या है? शिक्षा का अभाव है, स्किल का क्या है? अभाव है। जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, जिसके कारण क्या नहीं हुआ? रोजगार सृजन नहीं हुआ। फिर क्या है? लेस इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का अभाव। क्या होती है उद्यमिता? रोजगार चाहने वाले तो ज़्यादा हों लेकिन रोजगार देने वाले कम हों, उसे क्या बोलते हैं? उद्यमिता। वित्तीय समावेशन, सामाजिक कुरीतियाँ, ये सारे क्या हैं? बेरोजगारी के कारण। फिर है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक है यूएनडीपी। कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो 6 प्रकार के क्या निकालता है? इंडेक्स निकालता है। मतलब और भी निकालता है लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कितने निकालता है? 6 प्रकार। एक तो कौन सा? एक तो HDA, एक है IHDA, एक है GDA, एक है GII और एक है PHDA और फिर एक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स, GMDPI। ये कितने प्रकार के इंडेक्स निकालता है? 6 प्रकार के इंडेक्स निकालता है। अब देखो पहला क्या है? HDA, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाए। इसमें निम्नलिखित, अब इसके अंदर क्या है? सूचकांक के अंदर प्रकाशित। जैसे एक तो मानव विकास सूचकांक है, इसका प्रयोग देश में विकास के स्तर को पता लगाने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग किसके? देश के अंदर विकास कितना हो उसका पता लगाने के लिए इसको क्या किया जाता है। और इसका जो होता है 0 से 1 के बीच में क्या होता है? इसका पैमाना होता है। इसका विकास कब किया गया? 1889 के अंदर। पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री है महमूद उल हक और अमर्त्य सेन, उनकी सहायता की थी। उन्होंने पहला ये कब प्रकाशित किया? 1990 के अंदर। कब? 90 के अंदर। इसकी गणना करने के लिए कितने आयामों का प्रयोग किया जाता है? 3 आयामों और 4 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य के अंदर जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा 0 के अंदर 20 और 85 वर्ष के अंदर। शिक्षा के अंदर स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष। अपेक्षित वर्ष तो कितने हैं? 18 ही है और औसत वर्ष कितने हैं? 15। कह रहे जीवन स्तर, इसके अंदर पर कैपिटा इनकम देखते हैं। क्या देखते हैं? GNI की प्रति व्यक्ति, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो प्रति व्यक्ति 2017 में PPP जोड़ दिया गया। इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया? 2017 से क्या देखने लगे? PPP। तो इसके अंदर कितने देखते हैं? $75,000। PPP होती क्या है? ये मतलब दूसरी तुलना करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एक्सचेंज रेट निकालने के लिए इसका क्या करते हैं? PPP का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत के अंदर एक कॉपी कितने की है? मतलब 10 रुपये की है। कितने रुपए की है? 10 रुपये की है। वही कॉपी मतलब अमेरिका के अंदर कितने की है? $10 की। कितने की? $10 की। तो 10 रुपये और $10 कितने होते हैं? 880 रुपये का। तो ये क्या है? PPP। क्या है? PPP।
इसको निकालने के लिए विश्व के अंदर द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने किसका प्रयोग किया? बिग मैक बर्गर का। किसका प्रयोग किया? बिग मैक बर्गर का। और क्या निकाल दी फिर? पीपीपी। क्या निकाल दी? पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये सारी ना। इसका प्रयोग विनिमय दर एक्सचेंज रेट की गणना करने के लिए किया जाता है। पीपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विनिमय दर को देखने, एक्सचेंज रेट का पता करने के लिए। ये सारे थे। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा परचेसिंग पावर पैरिटी गणना करने के लिए बिग मैक बर्गर का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। फिर 2023-24 के अंदर रिपोर्ट आई किसकी? HDI की। किसके? HDI के। HDI का प्रयोग कम क्यों करते? विकास को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? विकास को देखने के लिए। फिर हम इसके अंदर कितने आयामों और कितने संकेतों का प्रयोग करते हैं? 3 आयाम और 4 संकेतों का प्रयोग करते हैं। 3 आयाम क्या होते हैं? एक तो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य के अंदर हम क्या देखते हैं? जीवन की प्रत्याशा देखते हैं। शिक्षा के अंदर हम क्या देखते हैं? जीवन की जो मतलब अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष देखते हैं। अपेक्षित वर्ष हमारे कितने होते हैं? 18 और औसत कितने होते हैं? 15। फिर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या देखते हैं हम? पीपीपी देखते हैं। इससे पहले क्या देखते थे? GNI देखते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम देखते थे। और कितनी होनी चाहिए? $75,000। कितने होनी चाहिए? $75,000। और इसका जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो फिर 2023-24 रिपोर्ट के आंकड़े जिसकी थीम क्या थी? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक्स, रीमेजिंग कोऑपरेशन इन पैलेराइज वर्ल्ड। ये वर्ड क्या है? पैलेराइज, ऐसे ऐसे गुटों के अंदर बटा है, उसको क्या करो? इन लोगों को क्या करो? तोड़ो। क्या करो? तोड़ो। ऐसे इनको क्या करो? एक विश्व को पूरे एक साथ लेके आओ, जो ये अलग अलग क्या लोगों के अंदर बटा है उनको। तो प्रथम रैंक किसकी है इसके अंदर? स्विट्जरलैंड की। किसकी? और अंतिम रैंक किसकी है? सोमालिया की। किसकी है? सोमालिया की। भारत की रैंक कौन सी है? 134वीं। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया। और भारत की रैंक कितने आ गई? 130वीं। किसके आ गई? 30वीं। एक बार हो जाए। तो HDI की कौन सा आ गया? नई डाटा। तो HDI की क्या है? नए डाटा 2025 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर इसकी ये क्या है, जो मतलब की बात थीम क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एट रिलीज द ऑन इंडिया रैंक 130। कितने कंट्रीज़ के अंदर? 193 के अंदर। और पहले के 2022 के अंदर कौन सी थी? 133वीं। और 33वीं थी। बाद के अंदर कौन सी थी? 134वीं। अरब की बार 2025 वाला आई है, उसकी कौन सी है? 2025 के अंदर कौन सी आई है? 130वीं। और वहाँ पे हमने कितना स्कोर किया है? 685। और ये था। और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी हो गई है? 72 ईयर। कितनी हो गई है? 72। और जो हमारे जो क्या स्कूल के जो क्या है स्टे ईयर कितने हो गए? 13 ईयर। और फिर बाद एवरेज कितना हो गया? 8.2 ईयर। और पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। कितना क्या है? 972। स्कोर कितना है उसका? 0.972। फिर कौन है? नॉर्वे। फिर कौन है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग और नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट कितने नंबर पर है? USA कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर। इंडिया कौन से ऊपर है? 130वें। और उसकी आई है ना। और लास्ट किसकी है रैंक? साउथ सूडान की। और कितना स्कोर किया है? 0.388। रीजनल कॉम्प्रेंशन ए अमंग द निव। चाइना की कितनी आई है? 78वीं रैंक। श्रीलंका की 89वीं रैंक। भूटान की 185वीं। बांग्लादेश की 130वीं। नेपाल की 145वीं। ये तो ये। और कितने डायमेंशन लेते हैं हम? 3। एक तो हेल्थ, एक शिक्षा और एक लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये सारे लेते हैं। और इसके अंदर फिर दूसरा इंडेक्स कौन सा हमारा? IHDA। कौन सा है? IHDA। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक।
इनइक्वलिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके तहत मानव विकास सूचकांक पर असमानता क्या की जाती है, प्रभाव की। भारत की IHDI का मूल्य कितना है, 0.444। असमानता के कारण HDI में आने के लिए 30.1। फिर है लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। इसमें महिलाओं पुरुषों HDI की गणना अलग अलग की जाती है। इसका तुलनात्मक क्या किया जाता है, अध्ययन। 2023 में GDI का मूल्य कितना था, 0.852। महिलाओं का HDI 0.582, पुरुषों का 684। महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा या कम है, कम है, मतलब महिलाओं की। लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसकी गणना 5 कारकों के आधार पर की जाती है। एक तो मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक किशोर अवस्था में, और एक संसद के अंदर पार्टिसिपेट, और न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, श्रम बल के अंदर भागीदारी। इसका मूल्य कितना है, 0.437। भारत की रैंक कितनी है, 108। किसके अंदर, GII के अंदर, GII के अंदर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब स्टार्ट हुआ, 2010 के अंदर। 2019 के बाद में गरीबों की संख्या कितनी है, 16.4। फिर एक घरीय दबाव संयोजित मानव विकास सूचकांक, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट PHDI, प्रथम बार कब जारी किया गया है, 2020 के अंदर। इसके तहत मानव विकास के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले दबाव क्या की जाती है, गणना। इसके अंदर एक तो देखता है कार्बन का इमिशन, और क्या एक व्यक्ति कितना प्रभाव, एक प्रति व्यक्ति भौतिक पदचिन्ह। PHDI का मूल्य कितना है, 0.625। फिर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा क्या की जाती है, जारी। प्रतिवर्ष कब जारी किया करता है हैप्पीनेस, 20 मार्च को। इसी दिन क्या बनाया जाता है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में। यह रिपोर्ट मानव विश्व खुशहाली सूचकांक द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस सूचकांक की गणना करने के लिए ग्लोब्स क्या किया जाता है, पर्यवेक्षकों ये 3 क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, जी। और इसके अतिरिक्त 6 अन्य संकेतों, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीवन, सामाजिक, चुनने के अधिकार, उदारता और भ्रष्टाचार की दान। 2025 के अंदर रैंक, प्रथम रैंक पर कौन है, फिनलैंड। भारत की रैंक कितनी है, 118। और बाद में अब कितनी है, 126। कितनी है, 126। पाकिस्तान की कितनी है, 109। क्या पता चल रहा है इससे, ये क्या फर्जी है। फिर विश्व भूखमरी इंडेक्स सूचकांक, यह सूचकांक मतलब किसके द्वारा है, कॉन्सेंट वर्ल्ड वाइड एंड WALT के द्वारा और IFHB द्वारा, इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और 4 क्या होते हैं इसके सूचकांक, एक तो क्या होता है अंडर न्यूट्रिशन के अंदर, वे जिनके अंदर क्या नहीं मिल रहा, जनसंख्या विभाग जिसे पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पा रही। इतने कितने लोग हैं, 13.7 अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड स्टैंडिंग, शिशु बोनापन, जिसके अंदर 5 वर्ष के अंदर जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट नहीं, उसे क्या कहते हैं, चाइल्ड स्टैंडिंग, शिशु बोनापन। पे चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु दुर्बलता, 5 वर्ष की कम आयु के वे बच्चे जिनका वजन उतना नहीं, जिनका उनकी उम्र के लंबाई के अनुसार 18.7। और 35.5 कैसे हैं, जिनको क्या नहीं, उम्र के हिसाब क्या नहीं है उनका लंबाई और ये वजन। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर, जिनकी डेथ 5 वर्ष से पहले हो जाती है, उतने कौन से हैं, 2.9 भारत के अंदर। भारत की रैंक कितनी है, ये 127 में से 105वें। फिर है जेंडर गैप इंडेक्स GGP, ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया है, 2006 में। इसकी गणना के कार्य कितने हैं, 4। एक तो आर्थिक भागीदारी का, शैक्षणिक उपलब्धि, हेल्थ सर्वे और राजनीतिक सशक्तिकरण।